बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उस टॉपिक का डायरेक्ट रिलेशन है स्लीप से। यानी कि अगर कुछ लोगों को सोने के दरमियान सांस रुकना या बहुत तेज़ खर्राटे लेने का मसला है तो वो भी एक बीमारी है और उसका इलाज है। अगर आप में से कोई इस बीमारी के अंदर मुब्तला है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं तो मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको उसके सिम्टम्स और उसके बारे में मालूमात बारे में रेमेडीज़ पता चल सकें, उनका ट्रीटमेंट पता चल सके। तो आए फिर चलें शुरू करते हैं इसके बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सोने के दरमियान आपका सांस रुकता और आता है। ये एक सीरियस डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक सीरियस बीमारी है। अगर इसको हैंडल ना किया जाए बर वक्त, अगर वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा है नींद में और कंप्लीट नींद लेने के बावजूद उसकी नींद मुकम्मल ना हो और वो सुबह उठ के थकान महसूस करे तो उसके अंदर स्लीप एपनिया के डिसऑर्डर पाया जाता है। उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। नींद के दरमियान कोई रात में ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहे होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं। सोने के दरमियान हमारा बार बार सांस रुक रहा होता है और नामुकम्मल होने की वजह से हम लोगों को चिड़चिड़ापन रहता है। दिन के अंदर नींद आ रही होती है, रात में नींद उड़ जाती है। हम लोग जब जागते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो खुश्क हुआ हुआ होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हुई भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसके बाद मालूम होता है कि या तो हमारे सोने में कोई मसला है या हम लोगों के सोने की पोजीशन में कोई मसला है। अगर इन टाइप्स होते हैं तीनों के अंदर, यूँ समझ लें सबसे पहले जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो स्लीप एपनिया होता है। थर्ड होता है वो इन दोनों की मिलीजुली कैफियत होती है। पहला वाला टाइप 1 कंडीशन होती है स्लीप एपनिया की, यानी कि नींद में सांस रुकने की बीमारी की। उसके अंदर होता क्या है कि जैसे हम सोते हैं तो हमारा जो कहना चाहिए थ्रोट्स के या सांस लेने की नाली होती है, अंदर मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने की सूरत में हमारे जो सांस लेने की नाली होती है वो और ज़्यादा पतली हो जाती है और ज़्यादा नैरो हो जाती है। नैरो होने की सूरत में हमारा जो सांस होता है, जो ऑक्सीजन हो रही होती है, हम जो ब्रीथ कर रहे होते हैं वो हम रुक जाता है। उसकी सूरत में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो हमारा ब्रेन फ़ौरन सिग्नल देता है लंग्स को कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो हमारे जो लंग्स हैं वो दोबारा से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये वजह होती है बार बार रुक रुक के सांस लेने की नींद के दरमियान। जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में क्या होता है कि हम लोग जब सिग्नल जो माइंड से आ रहे होते हैं वो सिग्नल ही इम्प्रॉपर होते हैं, यानी कि वो प्रॉपर जो दिमाग है वो सिग्नल ही नहीं दे पा रहा होता कि हमें इस वक्त सांस लेना है या इतने इंटरवल के बाद सांस लेना है। ये होता है कि जब आपकी सांस बहुत ज़्यादा रुक जाती है, आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपकी या तो आँख खुल जाती है। ये जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि इसके अंदर इनहेरिटेड हो सकता है। इनहेरिटेड ये कि आपकी जो सांस लेने की नाली हो ऑलरेडी पैदाइशी तौर पर नैरो हों या पतले हों। दूसरा ये होता है कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं, आपका जो सांस लेने की नाली होती है, उन सब के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी आ रही होती है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। जो थर्ड है उसके अंदर वो यूँ होता है कि हम लोग या तो कोई सिडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं या फिर हम लोग कोई ट्रैंकुलाइज़र ले रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों का जो दिमाग है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता और वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। स्मोकिंग करते हैं या मेल्स हजरात में ये ज़्यादा देखा गया है कि अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो हमारी जो सांस लेने की नाली होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। नैरो होने के लोगों में भी ज़्यादा देखा गया है क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर जो ब्रीदिंग एबिलिटी होती है वो रिड्यूस्ड होती जा रही होती है, वो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। नेज़ल कंजेशन की भी वजह से होता है कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला हो रहा हो। और साथ साथ ये भी होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ टाइप 2,
एस्थमा, क्रॉनिक लंग्स डिजीज़, इस तरह की कंडीशन के अंदर भी हमारे जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो होती है। तो टेस्ट किए जाते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये इधर स्लीपिंग एपनिया है या कोई और प्रॉब्लम। के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है वो ये होता है कि एक तो डे टाइम स्लीपिंग का हो जाता है, दूसरा हम लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रह रहे होते हैं, हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते और हमें लीवर प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि नींद जो होती है वो वाहिद एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो नॉर्मल बॉडी फिनोमिना है, नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के, उनको डिस्टर्ब कर देती है। इनके साथ इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जो स्लीपिंग के दरमियान आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्रीदिंग रेट को, इन सब चीज़ों को और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर से असली मॉनिटर कर रहा होता है। इस टेस्ट को कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। पॉलीसोमनोग्राफी के अंदर ये प्रॉपर सिर्फ इसी चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको पता चल जाता है कि नेज़ल ब्लॉकेज है या एयरवे ब्लॉकेज है या लंग्स का मसला है। तो उसके बाद डॉक्टर आपको सबसे पहले जो बोलते हैं वो आपका वेट लूज़ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो एक्सेसिव वेट होता है वो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता है सांस लेने में। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब तक अपना लाइफस्टाइल, अपना स्लीपिंग पैटर्न, अपना हेल्दी डाइट और अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा सांस लेने का स्टैमिना जो होगा वो नहीं बनेगा, यानी कि हमारी जो सांस लेने की एबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर आपको स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप एपनिया को रिड्यूस करने के लिए देखना है तो मैं इससे पहले की वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं स्लीप पैटर्न कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, पूरी तरह ले सकते हैं। मैं लिंक उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो यूँ होती है, नेज़ल एलर्जी अगर हुई हुई है तो उसकी टैबलेट्स देते हैं, स्मोकिंग को रिड्यूस करवाते हैं, वेट लूज़ करवाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग जो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है वो बढ़वाते हैं ताकि जो उसका ब्रीदिंग एबिलिटी है वो बढ़े। इन सब चीज़ों से रिकवर नहीं हो पाती तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। एक्सरसाइजेस करनी है जिससे हमारा जो ब्रीदिंग की एबिलिटी है वो बढ़े, यानी कि हमारा सांस सलाहियत, जैसे हम लोग तेज़ तेज़ वॉक करें या हम लोग रनिंग करें या हम अपना किसी तरह से भी स्टेमिना बढ़ाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसकी मुख्तलिफ योगाज़ भी आती हैं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी आती हैं। इस स्मोकिंग को हमने इसके अंदर स्किप करना है क्योंकि स्मोकिंग डेंजरस ईच एंड एवरीवेयर। सो अगर आप पेशेंट हैं या नहीं हैं तो स्मोकिंग आपके लंग्स को, आपके एयरवे को डैमेज कर रही होती है, वहाँ पे होती है वहाँ के मसल्स को। सो वो हर तरह करना पड़ेगा। आपको अपने लेफ्ट साइड पर सोना होगा। स्लीप एपनिया के अंदर अगर आप अपने राइट साइड पे सो रहे हैं तो स्लीप एपनिया ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो आप अपने को रिलीफ मिलता है। या कोई अल्कोहल या कोई ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आपको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके माइंड सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आपकी जो ब्रीदिंग एयरवे को होती है उसको सिग्नल सही से नहीं पहुंचने दे रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उम्मीद है मेरा टॉपिक आपको समझ में आया हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक, सब तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक पहुंच सके और उनको मालूमात मिल सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सेहत एक नेमत है, इस नेमत का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।